इंटरफेरेंस दो तरीके से हो सकता है। मान लो हमारे पास इस तरीके से एक वेव इधर आ रही है और दूसरी वेव भी इसी डायरेक्शन में आ रही है, तो दोनों वेव सेम डायरेक्शन में आएंगी तो इंटरफेरेंस होता है। वहाँ पे हमारे पास इंटेंसिटी कम ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ पैटर्न स्पेस में बन जा रहा है, हमें बीट सुनाई दे रही है। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हमारे पास एक वेव इधर से जा रही है और दूसरी वेव इधर से जा रही है, यहाँ पर दोनों की वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे केस में अगर सेम ओमेगा होती है तो वहाँ पर हमें जो फिनोमेना पढ़ना होता है वो होता है स्टैंडिंग वेव्स का। वहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स बन जाती हैं। दो तरीके से हमें इंटरफेरेंस पढ़ना है। अभी हम बात करते हैं कि अगर सेम डायरेक्शन से हमारे पास मान लो दो वेव्स आ रही है तो हमारे पास देखो इक्वेशन किस तरीके की हो सकती है। हमारे पास हो जाएगी y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, y2 इज इक्वल टू a2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने अज्यूम कर ली। पहली चीज़ हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि दोनों की ओमेगा सेम है ना, और दोनों की के भी सेम है। इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी भी सेम है। तो खैर अगर एक तार में इस तरीके से वेव जा रही है तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट टी अपॉन म्यू। ओमेगा हमें फ्रीक्वेंसी से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, मान लो ओमेगा और के ये सब कुछ सेम है तो भी हमारे पास एक फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जो भी इसके अंदर वाली चीज़ है उसके बीच में जो डिफरेंस है, वो जो डिफरेंस है वो है सिर्फ फाई का, है ना। हमारे पास फाई का फेज डिफरेंस है। इसमें हम किस तरीके से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पता कर सकते हैं, तो देखो किसी भी प्लेस की मैं बात करूं, जैसे हमारे पास इस तरीके से एक तार है, इसको बोल देता हूँ लेट्स से x इज इक्वल टू 2। इस जगह पे मैं देखना चाहता हूँ एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इन दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू मैं 2 रख दूंगा और किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर t की वैल्यू भी पता चल जाएगी मुझे। डिफरेंस हो जाएगा सिर्फ फाई का। वहाँ पे हम एम्पलीट्यूड को ऐड किस तरीके से करते हैं, तो देखो मैं इस तरीके से बनाऊंगा। पहले मैं ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पर, लेट से ये है मेरा a, तो इसको मैं बोलूँगा a1 है ओमेगा टी माइनस के एक्स पे, और उससे प्लस फाई एक्स्ट्रा पर है हमारे पास a2। तो जैसा हम SHM में देखते थे इस तरीके से ये हो जाएगा मेरे पास a2। दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये एंगल हो जाता है फाई। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट आने वाला है वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। तो वेक्टर सम आप इस तरीके से कर सकते हो। एग्जैक्टली ये हमने SHM में देखा था लास्ट क्लास में। इस तरीके से ये हो जाता है हमारा ए रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है उसकी वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। यहाँ पे कॉस फाई उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है। इसका फेज कुछ और है, इसका फेज कुछ और है, दोनों का डिफरेंस फाई के बराबर है। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात करूँ, मान लो इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, एक्स वैल्यू भी दोनों के लिए फिक्स हो जाएगी, है ना। टाइम की वैल्यू भी दोनों के लिए टाइम तो सेम है, तो ओमेगा टी वाला फैक्टर भी दोनों के लिए सेम हो जाएगा, हमेशा कैंसिल हो जाएगा, और उस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमेशा फेज डिफरेंस फाई का रहने वाला है। तो इस तरीके से आप एम्पलीट्यूड पता कर सकते हो। अच्छा, हमारे पास इंटेंसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तब देखो मैं इसी इक्वेशन को अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास यहाँ पर a स्क्वायर आ जाएगा, इस तरफ a1 का स्क्वायर होगा प्लस a2 का स्क्वायर होगा प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, इस तरह की चीज़ मुझे देखने को मिलेगी। तो क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं स्क्वायर कर दूंगा तो इंटेंसिटी रिजल्टेंट उसकी वैल्यू आ जाती है a1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी हमारी इंटेंसिटी ऑफ 1 प्लस a2 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी हमारी इंटेंसिटी ऑफ 2 प्लस 2a1 a2। तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की होती है, तो एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी का रूट। तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ i1 i2 एंड देन कॉस फाई। ये हमारे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब देखो हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस तरीके से हो सकता है, इसका एम्पलीट्यूड इधर हो, दूसरा वाला एम्पलीट्यूड भी इधर हो, दोनों एम्पलीट्यूड एक तरफ होंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर इसका एम्पलीट्यूड इधर है, इसका एम्पलीट्यूड इधर है, तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर फॉर मैक्सिमा अगर हम बात करें, फॉर मैक्सिमा, या फिर उसी को लिख सकते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, यानी कि जो कॉस फाई की वैल्यू है
वो +1 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं cos phi इज इक्वल टू +1, यानी कि phi की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, या फिर 2 पाई भी हो सकती है, या फिर 4 पाई भी हो सकती है, 6 पाई भी हो सकती है। इस तरीके से हमारे पास 2n पाई मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। इसी तरीके से मैं मिनिमा की बात करूँगा। फॉर मिनिमा, या फिर उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पर मैं लिख दूंगा, देखो हमारे पास इंटेंसिटी अब मिनिमम हो जाएगी, जितनी भी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है। तो ये I1 I2 तो एज इट इज़ रहने। यहाँ पर cos phi की वैल्यू अगर -1 हो जाए तो ये पूरी टर्म नेगेटिव हो जाती है और उसके हिसाब से इंटेंसिटी हमारी मिनिमम आ जाती है। cos phi की जो कंडीशन आ जाएगी वो -1 होना चाहिए। cos phi की वैल्यू -1 कब होती है? cos का फंक्शन इस तरीके से स्टार्ट करता है, यहाँ से यहाँ ऐसे, ये होता है 2 पाई, ये होता है पाई। तो पाई हमारे पास वैल्यू हो सकती है, फाई की वैल्यू हो सकती है तो पाई हो जाएगी, या फिर 3 पाई हो जाएगी, या फिर 5 पाई हो जाएगी, इस तरीके से आती है। या फिर इसको लिख सकते हो आप 2n + 1 पाई, 2n + 1 पाई। एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, यहाँ पर ना 0 रखते ही हमारे पास वैल्यू आ जाती है पाई। अगर आप इसको 2n - 1 टाइम्स पाई रखते हो तो n की वैल्यू वहाँ पर 1 से स्टार्ट होगी। देख लेना आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है, 2n + 1 या 2n - 1, दोनों ही चीज़ें आप लिख सकते हो। तो ये है हमारे पास इंटरफेरेंस। अब देखते हैं इंटरफेरेंस में ये जो फाई की वैल्यू है वो कहाँ से हम निकाल सकते हैं। एक बार फाई मिल जाए फिर मैं बाकी सारी चीज़ें निकाल सकता हूँ। फाई किस तरीके से पता किया जा सकता है? इंटरफेरेंस में हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया I1 + I2 + 2√I1 I2 cos ऑफ डेल्टा फाई। डेल्टा फाई किन्हीं भी दो वेव्स जो आ रही हैं वहाँ पर उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो वैल्यू होती है डेल्टा फाई। अब ये फेज डिफरेंस हमारे पास दो कारण से हो सकता है, या तो हमारे पास सेम ओमेगा होती है या फिर डिफरेंट ओमेगा होती है। जैसे हमारे पास दो वेव्स आई, एक की इक्वेशन में होगा sin ऑफ ओमेगा t + kx + फाई, इस तरीके से। तो दोनों में ओमेगा हो सकती है। अब दोनों में या तो सेम ओमेगा होगी या डिफरेंट ओमेगा हो सकती है, दो तरीके के केस है। अगर दोनों ही इक्वेशन में हमारे ओमेगा की वैल्यू सेम है ना, तो हमारे पास दो अलग अलग जगह से वेव आ रही होगी। और फेज डिफरेंस क्यों हो सकता है? देखो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, यहाँ से हमारे पास इस तरीके से एक वेव आएगी, एक यहाँ से हमारे पास वेव आएगी। जिस वक्त दोनों स्टार्ट हुए थे दोनों की इक्वेशन सेम थी। यहाँ से यहाँ आने में इसने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यहाँ से यहाँ आने में इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो जो डिस्टेंस के कारण फेज ऐड हो जाता है वो क्या होता है हमारा kx, राइट। तो वो इसमें ज़्यादा ऐड हो जाएगा, इसमें कम ऐड होगा। तो kx के कारण हमारे पास कुछ फेज डिफरेंस आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर देखो इस तरीके से होता है, यहाँ से साउंड वेव एक ऐसे आ सकती है डायरेक्ट, दूसरी ऐसे भी आ सकती है। अब इस वाली ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा तो उसमें कुछ फेज डिफरेंस आ जाएगा। और फेज डिफरेंस आ जाएगा फिर यहाँ पर आकर के फिर से इंटरफेरेंस होगा, है ना। अलग हो जाएंगी फिर वापस से मिलेंगी। यहाँ पर एक इधर आई थी, यहाँ पर एक इधर आई थी, दोनों में यहाँ पर इंटरफेरेंस हुआ। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है। जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो हमें यहाँ पर पता है मैक्सिमम मिलता है, ये सब डिटेल में हम देखने वाले हैं। यहाँ मैक्सिमम मिलता है, यहाँ मिनिमम मिलता है, यहाँ मैक्सिमम मिलता है, यहाँ मिनिमम मिलता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग पोजीशन पे, है ना, इस पॉइंट के लिए इन दोनों के बीच में जो पाथ लेंथ है वो अलग अलग है। तो अलग अलग वहाँ पर डेल्टा एक्स हमारे पास आ जाएगा, है ना। और उसके हिसाब से पता चलेगा भाई यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम आ रहा था कि मिनिमम आ रहा था। ठीक सेम चीज़ यहाँ पर होगी, इसमें से साउंड निकला था, यहाँ से ऐसे भी घूम कर आएगा। दोनों यहाँ पर इंटरफेरेंस करेंगे। अगर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो हमें यहाँ पर ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो कम आवाज़ सुनाई देगी। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो फेज डिफरेंस होता है वो वैल्यू होती है k डेल्टा x के बराबर। इस पॉइंट के लिए यहाँ से हमारे पास ये x1 है, यहाँ से आओगे तो ये x2 है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है मान लो वो इतना डिफरेंस होता है, ये हो जाता है डेल्टा x। और पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस बनाने का हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू k डेल्टा x। इस तरीके से हम बना सकते हैं, हमारे पास फेज डिफरेंस आ जाएगा। अलग अलग x पे डेल्टा x की वैल्यू अलग अलग होती है, उस हिसाब से हमें मैक्सिमम या मिनिमा देखने को मिलते हैं। ये हम पढ़ने वाले हैं। हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेम चीज़ करते हैं लाइट के साथ, आज हम करेंगे थोड़ा सा साउंड के साथ, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट है। अच्छा दूसरा तरीका हो गया जब हमारे पास ओमेगा की वैल्यू अलग अलग है। ओमेगा की वैल्यू अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ से मान लो हमारे पास
इस तरीके से ऐसे कुछ साउंड आ रहे थे, दोनों की ओमेगा अलग अलग है, लेकिन अभी मैं बोलूँगा कि दोनों ने यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस ट्रैवल किया है वो तो सेम है। लेट्स से यहाँ पर इस वक्त मैक्सिमा बन रहा है। कैसे बनेगा मैक्सिमा? हमारे पास इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा 1t प्लस 5 प्लस के एक्स माइनस 5, वो जो भी होनी है। इसकी इक्वेशन में ओमेगा 2t प्लस समथिंग समथिंग है। तो समय की अलग अलग वैल्यू के हिसाब से हो सकता है यहाँ पर भी मैक्सिमा बन रहा हो। अगर इस वक्त यहाँ मैक्सिमा बन रहा है तो अब मैं देखूंगा यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर मिनिमा बन रहा हो। ऑलराइट, क्योंकि हमारे पास दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास ऐसी टर्म आ जाती है ओमेगा 1t माइनस ओमेगा 2t प्लस कुछ डेल्टा के एक्स, इस टाइप की भी टर्म आ सकती है, कोई भी टर्म आ सकती है। अब ये जो भी टर्म्स हैं बाकी की वो सब तो कांस्टेंट रहती हैं, लेकिन समय के साथ ये वाली टर्म बदलती जाती है। कभी वो 0 होगी, कभी 2 पाई होगी, कभी पाई होगी, फिर 3 पाई 4 पाई, इस तरीके से बदलती जाएगी। तो समय के साथ साथ इसी जगह पे जहाँ अभी मैक्सिमा था उसके बाद वहाँ थोड़ी देर बाद हमें मिनिमा देखने को मिलता है आफ्टर सम टाइम टी। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर वो मिनिमा है। अब वो ओमेगा टी का जो डिफरेंस है, हमारे पास फेज में डिफरेंस कितना है, डेल्टा ओमेगा टाइम्स टी। तब समय तो बढ़ता जाएगा, समय बढ़ता जाएगा, फेज डिफरेंस बढ़ता जाएगा, 0 होगा, फिर वहाँ से कितना था, पाई हुआ, फिर 2 पाई हुआ, फिर 3 पाई हुआ। समय के साथ वो बढ़ता चला जा रहा है ना, इसको हम लिख भी सकते हैं। इसकी वैल्यू 0 पाई 2 पाई 3 पाई, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ये फेज डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तब आप यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ आपको मैक्सिमम मिलेगा, फिर मिनिमम मिलेगा, उसके बाद फिर से आपको मैक्सिमम मिलेगा, है ना, फिर से आपको कुछ मिनिमम मिलेगा। इस तरीके से आपको एक ही जगह मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम। तो आप बोलोगे यार यहाँ पे खड़े खड़े इंटेंसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, उसी को हम बोलते हैं बीट्स। तो इसको भी हम पढ़ने वाले हैं, बीट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं। जहाँ मिनिमा था वहाँ पर भी चेंज होती है, यहाँ पर थोड़ी देर बाद मैक्सिमा आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ी देर बाद फिर से मिनिमा आ जाएगा। तो इसमें हम देखते क्या, आप यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, कहीं भी खड़े हो, इस तरीके से अगर दो साउंड वेव्स हैं तो इनिशियली हो सकता है आपके बीच में कुछ फेज डिफरेंस हो, शुरुआत मैक्सिमा से हो या मिनिमा से हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है, किस बीट्स को आप सुन पा रहे हो, है ना। तो वो बीट की कैलकुलेशन भी हम करते हैं। फेज डिफरेंस हमारे इतने ही तरीके के हैं। अगर सेम डायरेक्शन में हमारे पास वेव्स आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गई तो वहाँ पर स्टैंडिंग वेव्स बनती है, जिसको हम अलग से पढ़ लेंगे। तो ये हमारा मोटा मोटी इंटरफेरेंस है जो हमें पढ़ना है। The equation of two waves are given by y1 is equal to this, y2 is equal to this. These waves are simultaneously passing through a string. The amplitude of the resulting wave is. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो इन वेव्स को ध्यान से देखोगे तो इन दोनों की ओमेगा सेम है और इन दोनों की हमारे पास एक फेज डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फेज डिफरेंस दिखाई दे रहा है तो आपको वही फेजर्स बनाना है, उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है पहले वो पता कर लो और उसके हिसाब से फिर फॉर्मूला लगा दो। ए रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है 2। कैसे आया पहले बताओ, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? क्या इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है 3.5? तो वो गड़बड़ हो जाएगी। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है 2 पाई, भी वहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और जो सेंटीमीटर है वो एक्चुअली y1 y2 के लिए लिखा है कि ये जो वैल्यू आ रही है वो सेंटीमीटर में आ रही है। 3.5 इंटू 2 पाई, इसकी वैल्यू कितनी आती है? आ जाता है हमारे पास 7 पाई। 7 पाई हमारे पास फेज डिफरेंस आ गया। फेज डिफरेंस में हम जानते हैं कि हमारे जो साइन कॉस के फंक्शन है वो तो रिपीटिंग होते हैं। तो आप इसी को क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कि भाई ये हमारे पास 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस पाई के बराबर है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये रिपीट होती है, इसके बाद हमारा फंक्शन रिपीट होने लग जाता है। ये हमारे किसी काम की नहीं है, हमारे काम का है कि फेज डिफरेंस हमें पाई मिल गया है। तो हमारे पास रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, देखो उसको आपको फॉर्मूले में लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। मान लो ये वाला हमारे पास था 5, है ना, ये हमने बना दिया, ये है हमारे पास 5। उसके बाद जो दूसरा है वो है हमारा 3, उसमें पाई का फेज डिफरेंस है। तो यहाँ से आप घूमोगे पाई इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3।
इन दोनों को ऐड करोगे 5 माइनस 3 हमारे पास एक्चुअली आंसर आ जाएगा ए इज इक्वल टू 2। इसको ए आप मार्क कर सकते हो। अगर आप फॉर्मूले में डालना चाहो तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आ जाती है, अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू कॉस पाई यानी कि -1। तो यहाँ पे वैल्यू देखो कितनी आ जाती है, 25 प्लस 9 वो हो जाता है 34 माइनस हमारे पास आ जाता है 30। तो इसकी वैल्यू यहाँ से भी आ जाती है अंडर रूट ऑफ 4 विच इज़ इक्वल टू 2। तो हमारे पास आंसर 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये जो आपने छोटा सा वीडियो देखा है एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से क्रैश कोर्स का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे हमने कंप्लीट फिजिक्स को कवर किया है बहुत ही कम टाइम में। सारे के सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर देखना। कलरफुल PDF को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि पढ़ाने के अलावा मैं क्या करता हूँ वो भी आपको देख लोगे तो यार अच्छा लगेगा। मुझे कमेंट कर देना प्लीज़। हम मिलेंगे अगले वीडियो में या फिर कंप्लीट कोर्स में। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ।